हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा का इतिहास, भाषा परिवार और उपभाषा, इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी प्री मेंस या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम सीजीपीएससी प्री मेंस व्यापम और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं। भाषा के इतिहास के रूप में देखें तो विश्व स्तर पर देखते हैं या सामान्य वही कि इतिहास कब स्टार्ट होता है भाषा का, कि हम पहली बार बोलना कब सीखते हैं। उस आधार पर अगर देखें तो भाषा को आदिम भाषा के रूप में बांट दिया गया है कि शुरुआत में क्या कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी। उनमें से एक है आर्य भाषा, दूसरा सामी और तुर्मी। ये तीन रूप में पूरे विश्व की भाषा को, ये प्राचीन काल में आदिम भाषा जब भाषा का स्टार्ट हुआ था तब ये तीन भागों में बांटा गया था। इसमें आर्य भाषा के अंतर्गत आता है ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फारसी और संस्कृत। तो संस्कृत जो कि भारत से जुड़ा हुआ है वो आर्य भाषा परिवार नहीं था, ये आदिम भाषा थी। सामी के अंतर्गत अरबी, हबशी और इब्रानी आती थी जो मध्य एशिया में बोला जाता है। तुर्मी के अंतर्गत मुगली, ये मुगल लोग बोला करते थे, चीनी, जापानी और द्रविड़ भाषा। ये आदिम भाषा, एक सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि है क्या। तो एक्चुअल में जब भाषा का शुरुआत हो रहा था तो उस समय भाषा को ये तीन कैटेगरी में बांटा गया था कि जैसे कि सामी भाषाएं हैं वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते रहती हैं। आर्य भाषाएं ग्रीक, लैटिन, संस्कृत से तो मिलती नहीं हैं, पर काफ़ी खूबियाँ जो है ये उसकी गुणवत्ता के आधार पर बोल सकते हैं, वो इस कैटेगरी में फिट होती हैं। और तुर्मी भाषाएं आपस में जो है कुछ एक पैटर्न पे एक तरीके से दिखाई देते हैं, इसलिए ये प्राचीन काल में ऐसा डिवाइड किया गया था। ये आदिम भाषाएं मतलब ये बहुत टाइम से चली आ रही हैं। ये भाषाएं मतलब स्टार्ट से चली आ रही हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, पहली बार इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी जगह मेसोपोटामिया थी, चीन में एक सभ्यता थी। तो उस समय जब भाषा और बोली का विकास हुआ उस समय से ये बोलियां चली आ रही हैं, ये आदिम भाषाएं हैं। अगर हम भाषा परिवार की बात करें तो पूरी दुनिया में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में 3000 भाषाएं बोली जाती है और इन 3000 भाषाओं को हम 12 भाषा परिवार में बांट दिए हैं। कुछ उनके सिमिलरिटी के चलते कि इन भाषा परिवार में आते हैं। उनमें से 4 भाषा परिवार जो है हमारे भारत में बोली जाती है। तो देखते हैं कि ये 12 भाषा परिवार कौन कौन सा है। तो इसमें से है पहला भारोपी, द्रविड़, चीनी, तिब्बती। भारोपी, द्रविड़, चीनी, तिब्बती। सेमेटिक, हेमेटिक, आग्नेय। फिर है यूराल, बांटू, अमेरिकी। और लास्ट 3 है काकिस्कस, सुडानी, बुशमैन। ये भाषा परिवार जो है इसको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस 12 भाषा परिवार होता है, क्योंकि जनरली अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखते हैं हम भारत की भाषा परिवार, जो मैंने बताया था शुरू में कि वो 4 भाषा परिवार भारत में पाए जाते हैं। तो भारत में अगर हम भारत की बात करें भाषा के मामले में, तो भाषा के लिए भारत एक तो ऐसे ही विविधता से भरा हुआ है। 100-200 किलोमीटर में संस्कृति चेंज जाती है, बोली, भाषा, रहन सहन, पहनावा, व्यापार, कृषि का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो भाषा जो है भर भर के है भारत के कोने कोने में। हर क्षेत्र में भाषाएं जो है, भाषा और बोली का समृद्ध है बोल सकते हैं। इन भाषा परिवारों को, चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है भाषाओं का, तो इनको जो है 4 विश्व स्तर पे जो 12 भाषा परिवार है उनमें से 4 भाषा परिवार के अंतर्गत डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि ये 4 भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो 4 भाषा परिवार में है, एक तो आर्य भाषा, दूसरा द्रविड़, तीसरा आग्नेय, चौथा तिब्बती। आर्य भाषा परिवार अगर हम मोस्टली देखें तो ये नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी से रिलेटेड जितनी भी भाषाएं हैं, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, जो
हिंदी से कनेक्टेड हैं, ये सब आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। मैं इसको डिटेल से बताऊंगा कि इसका भी जो स्टार्टिंग है आर्य भाषा, ये कैसे हुआ और बाद में कैसे आज वर्तमान में हिंदी है, वो ये कैसे विकास होते गया। द्रविड़ भाषा परिवार में हमारे जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, जिसमें से तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जो आदिवासी लोग जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो आग्नेय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। आज भी हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड, वहाँ अच्छे खासे मात्रा में आदिवासी जनजाति पाई जाती है। उनका अलग बोली होता है, उनका अलग भाषा होता है, तो उसको जो है आग्नेय परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और चौथा है तिब्बती बर्मी। नाम से स्पष्ट है, तिब्बत के आसपास जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो तिब्बत, और बर्मी जो बर्मा के आसपास क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वो उस क्षेत्र में जो भाषा और बोलियों का इस्तेमाल किया जाता है वो तिब्बत और बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं हम आर्य भाषा के अंतर्गत कैसे वर्तमान हिंदी का विकास जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज हिंदी के रूप में दिखाई देती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारा भारत में जो साहित्यिक पुरातत्व की बात करें कि साहित्यिक साक्ष्य जो मिलते हैं वो वैदिक काल के मिलते हैं हमको। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य हमको साहित्यिक रूप में नहीं मिले हैं, हमको शैल चित्र मिला है और साहित्य का विकास उस समय शायद हुआ भी रहा होगा, पर उसके साक्ष्य अवेलेबल नहीं है। तो वैदिक काल में जो आर्य आए उनको हम साहित्यिक साक्ष्य रूप में मानते हैं। तो उस समय जो भारतीय आर्य थे वो जिस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे उसको भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। मतलब वैदिक काल से स्टार्ट होता है, तो उस समय भाषा बोला जाता था वैदिक संस्कृत। ये जो है वैदिक संस्कृत 1500 से 800 BC ईसा पूर्व के मध्य जो है बोला नहीं जाता था, ये आम लोगों में प्रचलित नहीं था। ये इसमें वैदिक संस्कृत में वेदों को लिखा गया है। तो सबसे पहले ये भाषा के रूप में दिखाई देता है कि वैदिक संस्कृत आया जिसमें वेदों को लिखा गया। फिर 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये जो है इस समय लौकिक संस्कृत प्रचलित हुआ। लौकिक संस्कृत जो लोगों में बोली जो भाषा बोला जाता था, जो वैदिक संस्कृत था उसको सरल किया गया और लोग जब आम बोलचाल में भाषा का प्रयोग करने लगे तो वो लौकिक संस्कृत में हुआ। और ये जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है इसको प्राचीन भाषा भी बोला जाता है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो हमारे पास 3 खंड होते हैं हिस्ट्री के, एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में ये दोनों भाषाओं को रखा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं। 500 ईसा पूर्व से पहली सदी में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था आम जन लोगों के बीच में, और साहित्यों में जहाँ भी लिखने के लिए है वहाँ पे पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो 500 से 1 ईसा पूर्व के ईस्वी तक, पहली शताब्दी तक जो है मौर्य काल आया, मगध का शासन हुआ। तो उस समय मौर्य काल में जो बौद्ध ग्रंथ थे, मौर्य काल में तो नहीं थे, पर मौर्य काल में जो शिलालेख और बाकी चीज़ों का शिलालेख और अशोक के जो स्तंभ हैं, धम्म स्तंभ वगैरह, उसमें जो लेख लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा पाली भाषा जो है बौद्ध ग्रंथों में भी पाली भाषा का उपयोग दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली ईसा पूर्व से 500 पहली शताब्दी से 500 AD तक प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। पाली से ही थोड़ा बढ़ के या उसमें कुछ चेंजेस होके प्राकृत भाषा आती है, और प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ के जो लेख हैं, साहित्य हैं, वो प्राकृत भाषा में दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जैन ग्रंथ आपको प्राकृत भाषा में दिखाई देंगे। अब आगे चलते हैं टाइमलाइन में। हाँ, ये जो प्राचीन काल का तो वो था वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भाषा में जो आता है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 AD तक का जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, भाषा का उपयोग जो होता है वो हमारा मध्यकालीन भाषा के रूप में उसको लेते हैं। तो प्राकृत के बाद आता है हमारा अपभ्रंश। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश जो है उसका उपयोग होता है। प्राकृत जो है एक्चुअल में टूट जाता है खंडों खंडों में,
तो उसको अपभ्रंश बोला जाता है। तो प्राकृत अपभ्रंश के रूप में टूटता है, और अपभ्रंश जो कि खंड खंड में है, वो कई सारे अलग भाषाओं में टूट जाती है। 7 अपभ्रंश में टूटती है, 7 भाषाओं में टूटती है, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में बोली जाती है। उसको देखते हैं आगे। तो जो मेन अपभ्रंश है 7 भाषाओं में जो टूटती हैं, उसको 7 भाषा में टूटती हैं, वो अलग अलग उसके नाम है ब्राचड़, पैसाची, खस। सौर से नहीं, इसको पश्चिमी हिंदी भी बोला जाता है। कि जो भारत के अगर पश्चिमी क्षेत्र में देखें, पश्चिमी क्षेत्र में क्या कहें, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, तो इनमें जो भाषाओं का उपयोग होता है, जैसे कि गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि सौरसेनी से उत्पन्न है। भारत की ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, ये बाद में उस समय 500 से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में, इस समय तो अपभ्रंश जो है अर्धमागधी अपभ्रंश जो दिखाई देता है, बाद में जब हम आगे और बढ़ते जाएंगे तो ये पूर्वी हिंदी की तरफ दिखाई देता है। कि भारत के पूर्व में जो भाषाएं बोली जाती थी वो सब अर्धमागधी से उत्पन्न है। जैसे कि बिहारी हुआ, अर्धमागधी से 3 भाषाएं हैं, अवधी, बिहारी, और बिहारी नहीं, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो ये बाद में अर्धमागधी से ही उत्पन्न है। ये जो आज वर्तमान में हम जो देखते हैं कि बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, अवध में अवधी बोला जाता है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो इनका जो ओरिजिन है वो अपभ्रंश से ही हुआ है, मागधी हुआ। तो ये मागधी जो है पश्चिम बंगाल और बिहार की तरफ जो भाषा बोली जाती है उसका जन्मदाता है मागधी। महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वर्तमान में वो महाराष्ट्री है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बोले जाने वाले अधिकांश भाषा जो है, जो आज वर्तमान में जो भाषा देखते हैं, उसका सोर्स एक ही है, उसका जो आधार है बोल सकते हैं वो एक ही है। बस कुछ शब्द, कुछ नियम और देशज शब्द और कुछ जो लोकल एरिया है उसके हिसाब से वो कुछ चेंजेस के साथ जो है चेंज हो गए। इसलिए तो आप सुन के समझ सकते हैं दूसरी भाषाओं को, कुछ शब्दों का आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसका सबका ओरिजिन एक ही है। ये तो देख लिए भाषा परिवार। अब आगे देखते हैं हिंदी शब्द जो है उसकी उत्पत्ति, मतलब हमारी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये अपभ्रंश हम 1000 ईस्वी तक तो पहुंच गए। अब आगे देखेंगे कि हिंदी शब्द जो है ये पहली बार कब आता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अर्थ क्या है, इसका नामकरण किसने किया, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1000 ईस्वी के बाद हमारे यहाँ अगर हम भाषा को समझना है तो हमको इतिहास को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे इतिहास काल में कैसे क्या चेंजेस, परिवर्तन होते रहे। राजा महाराजा का काल था, फिर क्या हुआ, आक्रमणकारी आए कब, कैसे। तो 1000 ईस्वी के टाइम पे हमारे यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, मोहम्मद गोरी हैं, उनके द्वारा आक्रमण किया गया। और वो थे मध्य एशिया, ईरान, इराक और तुर्की, उस जो वर्तमान का जो क्षेत्र है वहाँ से आए हुए थे। तो उन्होंने आक्रमण किया। ईरान इराक वाले जो क्षेत्र है उसको पुराने ज़माने में फ़ारस बोला जाता था। वहाँ के लोग फ़ारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और आक्रमणकारी भी उधर से ही हुआ करते थे। तो उन्होंने, फ़ारसी लोगों ने पहली बार, चूँकि यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती है, भारत के उत्तर में जो हिमालय से निकलती है सिंधु नदी, उस सिंधु नदी के नाम पे उन्होंने, चूँकि वो सिंधु बोल नहीं पाते थे इसलिए सिंधु को हिंदू बोलते थे। और यहाँ के जो लोग हैं उनको हिंदू संस्कृति बोला जाता था। कि इस पार सिंधु नदी के इस पार जो लोग रहते हैं, एक संस्कृति बसती है, उसको वो हिंदू संस्कृति बोलते थे, बोला करते थे। और हिंदू से फिर हिंद आता है, जो कि हम बाद में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान भी बोला जाता है, तो वो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और हिंद से फिर हिंदी, और फिर हिंदी शब्द अस्तित्व में आता है कि यहाँ के जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी है करके। तो सर्वप्रथम ईरान व अरब के लोगों द्वारा हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया कि सिंधु के उस पार, चूँकि सिंधु तो बोल नहीं पाते थे,
तो इस प्रकार हिंदी शब्द अस्तित्व में आता है। 1000 ईस्वी के बाद जब आक्रमणकारी आए तब उस समय दिल्ली सल्तनत चला, फिर बाद में मुग़ल सल्तनत चलता है। फिर जब अंग्रेज आए तब ऑलमोस्ट अंग्रेज़ों 1857 के आसपास जो समय है वहाँ से हम आधुनिक काल मानते हैं, एक टाइमलाइन के हिसाब से कि आधुनिक काल कब स्टार्ट होता है। 1857 के आसपास जब अंग्रेज आ चुके थे, उनसे लड़ाई, पहला युद्ध मराठा और अंग्रेज का वाला जो टाइम है वो आधुनिक काल माना जाता है। तो उस समय जो थे हमारे देश में अ, उसका तो उस समय जब अंग्रेज यहाँ आ चुके थे उस समय एक संघर्ष चल रहा था अंग्रेज़ों से, आज़ादी के लिए जो है देश में एक लहर चली हुई थी। तो जो साहित्यकार थे वो खड़ी बोली का इस्तेमाल किया करते थे। जो हिंदी है अपभ्रंश में टूटने के बाद जो है खड़ी बोली के रूप में जो है साहित्यकार जो लोग थे वो खड़ी बोली का इस्तेमाल किया करते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए या एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए जो जिन पत्रों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो खड़ी बोली थी, और साहित्य भी खड़ी बोली में लिखा जाता था। तो चूंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पे मुग़ल शासन कर चुके थे, दिल्ली सल्तनत हो चुका था, तो हिंदी के जो खड़ी बोली था उसमें फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल होने लगा, फ़ारसी शब्दों का उपयोग होने लगा। तो फ़ारसी शब्दों के उपयोग से एक अलग ही भाषा बन गई हिंदी में, वो उर्दू था। उर्दू हिंदी से ही बना है पर उसमें फ़ारसी शब्दों का उपयोग होता है। तो ये उर्दू भाषा का जन्म इस तरह से हुआ, जो पर्टिकुलरली जैसे हिंदी में ही अलग अलग भाषाएं बन गई, महाराष्ट्री है, गुजराती है, राजस्थानी, वैसी उर्दू भी एक भाषा के रूप में दिखाई देती है। फिर आता है, अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो दक्षिण भारत में हैदराबाद में दक्खनी हिंदी बोली जाती है। वहाँ पे एक हिंदी का अलग ही प्रकार बोला जाता है, उनका टोन अलग होता है, उनका शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अलग तरीके से दिखाई देता है। और एक हिंदी जो है, चूँकि उर्दू जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन अगर उर्दू को ही अगर हम फारसी लिपि में लिखें तो वो रेखता बन जाती है। तो ये भी एक हिसाब से हिंदी से ही निकला हुआ है, बोल सकते हैं। तो आधुनिक काल में देखें या आधुनिक काल के अंतर्गत हम वर्तमान में देखें तो बहुत सारी भाषाएं भारत देश के अंतर्गत बोली जाती हैं जो कि हिंदी से ओरिजिन उनका हिंदी ही है। तो इन सारे भाषाओं को जब वर्तमान में पर्टिकुलरली हिंदी जो है, हिंदी से पहले अपभ्रंश था, है ना, अपभ्रंश से पहले प्राकृत था, पाली था, और फिर लौकिक और वैदिक संस्कृत।
तो आज की क्लास में हमने देखा हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का उत्पत्ति, उसका अर्थ, नामकरण कब हुआ और वर्तमान में जो हिंदी है उसके उपभाषाएं जितनी हैं हिंदी की, उसको हम डिटेल से देखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।